स्पेन एक ऐसा देश जो ऑलमोस्ट पूरी पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है। वही सेम पॉपुलेशन कुछ दशक पहले इस्लाम धर्म को फॉलो किया करती थी। इनफैक्ट स्पेन और पुर्तगाल 700 साल तक इस्लाम के रूल में रहा। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो पूरा स्पेन इस्लाम को छोड़कर क्रिश्चियनिटी में तब्दील हो गया? إن جيش الإسلام سوف يعبر المضيق. سنذهب في مجاهل أرض الوندال لنملأها عدلا. أميرنا هو طارق بن زياد. وإنما جئنا مجاهدين في سبيله. نحن لهم بالمرصاد. स्पेनिश कन्वर्शन इंसिडेंट को जानने से पहले हमें सबसे पहले फर्स्ट सेंचुरी के यूरोपियन रीजन से शुरुआत करना होगा। जिनको रीजन के बारे में नहीं पता उनको ये बताता चलूं कि दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स बर्रे आजम है। एशिया में 48 कंट्रीज, अफ्रीका में 54 कंट्रीज, नॉर्थ अमेरिका में 23 कंट्रीज, साउथ अमेरिका में 12 कंट्रीज, अंटार्कटिका में 0 कंट्रीज, यूरोप में 44 कंट्रीज और ऑस्ट्रेलिया में 3 कंट्रीज। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया किस कॉन्टिनेंट महाद्वीप में आता है तो आपका जवाब एशिया होगा। साल 117 AD उस दौरान रोमन एम्पायर यूरोप के साथ साथ नॉर्थ अफ्रीका और वेस्ट एशिया तक फैला था। अगले 400 सालों तक रोमन एम्पायर ने इस अजीम सल्तनत द ग्रेट रोमन एम्पायर को एक्सपेंड किया। इतने बड़े हिस्से पे रूल करना रोमन एम्पायर को बहुत मुश्किल पड़ रहा था, इसलिए उन्होंने पूरे रोमन एम्पायर को 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये इलाका बाइजेंटीन एम्पायर बना जिसके राजा जस्टिन I बने और ये इलाका इबेरिया बना जिसके राजा सीजर ऑगस्टस को बनाया गया। लेकिन रोमन्स की ये सोच नाकामयाब निकली। इबेरिया पे कम्प्लीटली इनका इन्फ्लुएंस खत्म कर दिया गया और समय के साथ साथ इबेरिया में कई सल्तनतें बदली। अब बाइजेंटीन एम्पायर के इन्फ्लुएंस को खत्म करने के लिए सऊदी अरेबिया में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हो चुकी थी और देखते देखते बाइजेंटीन एम्पायर के सरहदों को मिडिल ईस्ट से पूरी तरह से हटाकर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के परचम को लहराया। लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ प्रॉफिट मोहम्मद जब इस दुनिया से चले गए तो इनके बाद हजरत अली ने इस्लाम के सरहदों को मिडिल ईस्ट से एक्सपेंड करके ईरान, अनाटोलिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स तक फैलाकर राशिदून कैलिफेट की बुनियाद रखी। बट कुछ टाइम बीतने के बाद जब हजरत अली इस दुनिया से चले जाते हैं तब राशिदून खलीफा के जगह पे उमैयद कैलिफेट ने जगह ली। अब इस तख्ता पलट से हुआ ये कि जो पहले इस्लाम का कैपिटल मक्का हुआ करता था अब सीरिया का दमास्कस शहर बन गया था, क्योंकि उमैयद के सरदार सीरिया के रहने वाले थे। उमैयद कैलिफेट की सरहदें पश्चिमी अफ्रीका से लेकर भारत के सिंध तक फैली थी। उमैयद कैलिफेट रोमन एम्पायर के बाद वो सबसे पहला एम्पायर बना जिसकी सरहदें 3 कॉन्टिनेंट्स पे फैली। लेकिन अभी तक उनकी नजरें यहाँ इबेरियन पेनिनसुला पे नहीं पड़ी थी, जो आज के दौर में इसमें 2 कंट्रीज प्रेजेंट हैं, स्पेन और पुर्तगाल। उस वक्त इबेरिया पे विस्टगोस लोगों का कब्जा था। इस कबीले के राजा किंग रोड्रिक थे, लेकिन इनके इस राज से इबेरिया की आवाम खुश नहीं थी और हमेशा राजा और वहाँ के आवाम के बीच जंग का माहौल बना रहता था। बस इसी का फायदा उठाते हुए काउंट जूलिया, जो स्वेटा का बागी गवर्नर, उसने उमैयद कैलिफेट के इफेरिया गवर्नर मूसा इब्ने नुसैर को एक खत लिखा। अब ऐसा माना जाता था कि खुद मूसा इब्ने नुसैर इबेरिया पे हमला करना चाहता था और इस्लाम के परचम को यूरोप में भी लहराना चाहता था। जैसे मूसा को ये खत मिली वैसे ही मूसा इब्ने नुसैर ने बिना देरी के हुए तारिक इब्ने जियाद को 7000 सेना के साथ इबेरिया पे हमला करने को कहता है। तारिक बिन जियाद अपने आर्मी को स्वेटा स्टेट और जिब्राल को क्रॉस करके जिब्राल्टर स्पेन में दाखिल होते हैं, जहां तारिक बिन जियाद का सामना इबेरिया के राजा किंग रोड्रिक के बड़े फौज से सामना होता है। किंग रोड्रिक के अजीम फौज को देखकर तारिक बिन जियाद की सेना डर जाती है। तारिक बिन जियाद के सिपाही कहने लगते हैं कि हम इनसे नहीं लड़ेंगे, हमारी फौज इनके मुकाबले बहुत ज्यादा और ताकतवर है, हम इस फौज से नहीं लड़ने वाले हैं, और वो वापस जाने की बातें करने लगते हैं। इसी दौरान तारिक बिन जियाद एक ऐसी चाल चलता है जिसकी वजह से उर्दू की आज भी एक कहावत मशहूर है, यानी कश्तियां जला के जाना, जिसपे उसके सारे सिपाही चढ़ के स्पेन में दाखिल हुए थे। तारिक बिन जियाद अपने सारे शिप्स को जला देता है और अपने फौज से खिताब होकर कहने लगता है, आगे समुंदर है और पीछे दुश्मन, अब कहाँ जाओगे? अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं, बेहतर यही होगा कि तुम इनसे मुकाबला करो। तारिक बिन जियाद की इस बात को सुन के उनकी फौज लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और विद इन अ सिंगल डे में ही तारिक बिन जियाद रोड्रिक को हराकर इबेरिया पे कब्जा कर लेता है और इबेरिया का नाम बदलकर अल अंदलुस कर दिया जाता है। लेकिन उनकी फौज यही नहीं रुकने वाली थी, वो आगे उत्तर की तरफ बढ़ने लगे, जिसे आज मॉडर्न डे में
फ्रांस कहा जाता है। उस वक्त फ्रांस के राजा चार्ल्स मार्टेल थे, जिनकी लड़ाई इबेरिया के गवर्नर अल गफीकी से हुई थी। लेकिन इस बार उमैयद कैलिफेट के गवर्नर को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद यूं कह लो कि उमैयद कैलिफेट सिकुड़ना शुरू हो जाती है और फ्रांस का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगता है। इतने में इधर उमैयद कैलिफेट को खत्म करके अब्बासिद कैलिफेट जन्म ले लेता है। जब अब्बासियों ने उमैयद को जड़ से उखाड़ने की कोशिश की तो जितने भी राजाओं ने उमैयद को सपोर्ट करने की जरूरत की उन सबको मार दिया गया। अब ऐसे में उमैयद खलीफा अब्दुल अल रहमान के पास एक ही रास्ता बचा था कि वो किसी तरह दमास्कस को छोड़कर अल अंदलुस में जाके बसे, क्योंकि अब उमैयद को इस जगह से पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। बस यही वो जगह था जहाँ थोड़ा बहुत उमैयद का राज। उन्होंने तुरंत अपना तख्त छोड़ दिया और फौरन अल अंदलुस की तरफ निकले। अल अंदलुस में जाकर उन्होंने वहाँ के गवर्नमेंट को संभाला और कार्डोबा शहर को अपना कैपिटल बना लिया। अब देखा जाए तो उमैयद कैलिफेट जो कभी इतने रीजन में फैला हुआ करता था, महज अब इतना बचा था। अब बात रही अब्बासिद कैलिफेट की, तो उन्होंने अपनी सरहदें यहाँ तक फैला ली थी। उमैयद का इबेरिया पे राज करने के बाद इन्होंने अल अंदलुस को बहुत तेजी से डेवलप करना शुरू किया, जिसमें उन्होंने वहाँ पे आइकॉनिक स्ट्रक्चर द ग्रेट मॉस्क ऑफ कार्डोबा को बनाया। क्योंकि उमैयद का एक इकलौता एम्पायर बचा था, इसलिए उन्होंने अपने अवाम को रिलीजियस छूट दे रखी थी और इसीलिए वहाँ की अवाम अब्दुल अल रहमान के सल्तनत से बहुत खुश थी। इसी तरह कार्डोबा एक आर्थिक शांतिपूर्वक और एक ताकतवर सल्तनत की तरफ बढ़ रहा था। सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन 1976 एडी में अल रहमान के पर पोते जो तख्त नशीन थे उनकी मौत हो जाती है। इसी वजह से उनके 10 साल के बेटे हिशाम सेकंड को तख्त नशीन होना पड़ा। अब खलीफा की इतनी कम उम्र होने से वो इतने बड़े साम्राज्य को कैसे संभाल सकते थे, इसलिए सल्तनत अब उनके उत्तराधिकारियों के हाथ में चला गया था। धीरे धीरे लोग अल मंसूर जो खलीफा का पीएम था, लोग उसकी बातें मानने लगे। सारा राज अब अल मंसूर कंट्रोल करने लगा। गद्दी पे नहीं होते हुए भी वो राजा बन चुका था और यहीं से अल अंदलुस की अर्थव्यवस्था बिगड़ने लगी थी। लोग आपस में लड़ मर रहे थे और देखते देखते पूरे अंदलुस को 23 अलग अलग रियासतों में बांट दिया गया। अब कार्डोबा कई हिस्सों और रियासतों में बढ़ चुका था। इसी मौके का फायदा उठा के और यहाँ उत्तर पश्चिमी छोर पे डॉन पेलियोन ने अपने साम्राज्य को नीचे से एक्सपेंड करना शुरू किया। फ्रांस ने भी अपनी सरहदें बढ़ाना शुरू की। इधर से अब डॉन की सरहदें बढ़ रही थी और इस साइड से फ्रांस की। और फाइनली इसी मौके का फायदा उठा के दोनों ने मिलकर बचे कुचे उमैयद के साथ एक फाइनल जंग लड़ी, जिसमें उमैयद को पूरी तरह से शिकस्त मिली। और अब अंदलुस पे जो मुस्लिम राज किया करते थे, अब वहाँ पे पूरी तरह से कब्जा क्रिश्चियनों का हो गया था। जहाँ एक वक्त अल अंदलुस पे क्रिश्चियन थे, उनको हटा के इस्लाम आया और दोबारा क्रिश्चियन की वापसी हुई और आज तक वहाँ पे क्रिश्चियन ही आबाद है। स्पेन में आज लगभग 95% क्रिश्चियन की पॉपुलेशन का इन्फ्लुएंस है। हामरा पैलेस में आज भी जाएं तो वहाँ की दीवारों पे लिखा नजर आएगा ला गालिब इल्लल्लाह, जिसका मतलब है देयर इज नो पावर बट अल्लाह। और यही मुस्लिम के डाउनफॉल की सबसे बड़ी वजह बनी। मुसलमानों की हिस्ट्री बताती है कि जहाँ भी इनका डाउनफॉल हुआ है वहाँ गद्दारी जरूर शामिल थी और एग्जैक्टली यही स्पेन में भी हुआ। अल अंदलुस के 23 हिस्से करके मुसलमानों ने अपनी अपनी रियासतों के लिए लड़ाई लड़के आपस में मरे। इन दी एंड पूरा स्पेन मुसलमान गवा बैठे। लास्ट में सिर्फ ग्रेंडा रह गया जो मुस्लिम स्पेन गिरने के 500 साल बाद मुसलमानों के हाथ से निकला।